गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 की हम लोग बात कर रहे थे जिसका नाम आपके था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन की हम लोग बात कर रहे थे। कल हमने साल्ट, एसिड एंड बेस की बात कर ली थी, इनके सामान्य गुणों की बात हमने की थी और हमने क्या किया था, इनके अंदर जो इनके महत्वपूर्ण गुण और इनकी परिभाषाओं की बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे अम्ल व क्षार की विभिन्न परिभाषाएं। अम्ल एवं क्षार की विभिन्न परिभाषाएं। देखो, अम्ल व क्षार की विभिन्न परिभाषाओं की बात करेंगे। बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अम्ल और क्षार की अनेक परिभाषाएं दी, अलग अलग। देखो, अर्थ वही निकला, चाहे जैसे किसी वैज्ञानिक ने एक ने दी हो चाहे दो ने दी हो, अर्थ वही निकला, लेकिन उनका तरीका जो था वो थोड़ा अलग था। अलग अलग परिभाषाएं उन्होंने दी थी। अब हम बात करते हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक था आर्रेनियस संकल्पना। 1 नंबर आपके दे रखी है, आर्रेनियस संकल्पना। आर्रेनियस संकल्पना। तो देखो बच्चों, आर्रेनियस संकल्पना की बात करते हैं तो अम्ल व क्षार की ये परिभाषा जो है सर्वप्रथम 1887 कब 1887 में, कौन सी सन में, 1887 में आर्रेनियस ने दी थी। किसने दी थी? आर्रेनियस ने। इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा? आर्रेनियस संकल्पना इसका जो है नाम पड़ा है। तो आर्रेनियस ने ये 1887 में दी थी। इन्होंने क्या बताया कि जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर, भाई जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर, क्या होकर? अपघटित होकर, जलीय विलयन में अपघटित होकर अगर क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं तो उन्हें अम्ल कहते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? अम्ल कहते हैं। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? ये तो हाइड्रोजन आयन हो गया, ये हो गया हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है या बेस कहा जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण बात हुई। आर्रेनियस ने सर्वप्रथम अम्ल व क्षार की परिभाषा दी थी या संकल्पना दी थी। पहली जो थी उनकी क्या थी? ये थी कि सर्वप्रथम 1887 में इन्होंने दी थी। इन्होंने क्या बताया कि जो पदार्थ, मान लीजिए ये हमारे पास कोई पदार्थ है और ये हमने पात्र लिया, इस पात्र के अंदर हमने जल भर रखा, इस जल के अंदर इस पदार्थ को डाला, डालने पर यह अपघटित होकर H+ आयन दे रहा है। क्या दे रहा है? H+ आयन दे रहा है। तो ये क्या होंगे? ये पदार्थ क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। और अगर ये OH आयन देता, OH- आयन देता तो क्या कहलाता? क्षार कहलाता। तो ये परिभाषा थी किसकी? आर्रेनियस की। तो क्या हुआ कि जलीय विलयन में जो H+ आयन अम्ल और OH- आयन क्षार हो गए। उदाहरणों की बात करते हैं। पहले हम अम्ल के उदाहरणों की बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एसिड। अम्लों के उदाहरण की बात करते हैं कि अम्लों के क्या उदाहरण होते हैं। तो देखिए, हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया। क्या लिया हमने? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl लिया। HCl को हमने जल में डाला, AQ लिखा जाता है। जलीय विलयन के लिए क्या लिखा जाता है? ARQ लिखा जाता है। AQ लिख दिया। जलीय HCl को जलीय विलयन में डाला तो ये अपघटित हुआ, जिससे H अलग हो गया, H+ अलग हो गया और Cl- जो है वो अलग हो गया। किसके अंदर? जलीय विलयन के अंदर। तो ये HCl क्या होगा? अम्ल कहलाएगा, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका क्या नाम होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हाइड्रोजन आयन में टूट रहा है। यही तो कहा था आर्रेनियस ने क्या कहा था कि H+ आयन में टूट जाएगा। दूसरा उदाहरण देखो क्या है,
नाइट्रिक अम्ल HNO3, कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। इसको जलीय विलयन में डाला तो H+ अलग हो गया और NO3- अलग हो गया। NO3- क्या हो गया? अलग हो गया, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो H+ हो रहा है तो ये भी क्या है? अम्ल है। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 लिया, एक क्यू के अंदर था, इसको अलग किया H+ और SO-2, 2 हाइड्रोजन के अणु होंगे, SO4-2, ये भी एक क्यू के अंदर, ये भी एक क्यू के अंदर, तो ये क्या हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल CH3COOH, किसका सूत्र होता है? एसिटिक अम्ल का, तो ये भी टूट जाएगा। इसी प्रकार हम बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल H2CO3, तो ये भी H+ CO3- के अंदर टूट जाएगा। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई जिनकी हमने बात की। ठीक है, उदाहरण हो गए अम्ल के। इसके बाद हम उदाहरणों की बात करते हैं, किसकी? जो क्षार के उदाहरणों की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ और बात करते हैं, किसके अंदर? अम्ल के अंदर। अगर हम बात करें तो ये जो हमने बात की है, ये सभी अम्ल जो है वो जलीय विलयन में H+ आयन दे रहे हैं। ये दे रहा, ये दे रहा, ये दे रहा, ठीक है, ये दे रहा। इस प्रकार से ये जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। यहाँ मुक्त प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन, मुक्त प्रोटॉन, प्रोटॉन कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन। मुक्त प्रोटॉन कौन है? हाइड्रोजन अत्यधिक क्रियाशील होता है। ये क्या होता है? अत्यधिक क्रियाशील होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अत्यधिक क्रियाशील होता है, अतः जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है, और यह H+ जल से क्रिया कर लेगा। किससे? जल से क्रिया करके ये हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। किसके रूप में? हाइड्रोनियम, वो हाइड्रोक्सिल है OH-, लेकिन H3O+ क्या है? हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। ठीक है, 2 महत्वपूर्ण बातें ये हो गई। कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। देखिए, एक तो आएगा प्रबल अम्ल। कई बार प्रश्न पूछा गया प्रबल अम्ल क्या है और दुर्बल अम्ल क्या है। देखिए, प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः, जलीय विलयन में पूर्णतया क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रबल अम्ल कहा जाता है। जैसे उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो HCl है, H2SO4 है और HNO3 है। अभी अभी HCl की बात की पूर्णतः आयनित हो जाता है, H2SO4 की बात की पूर्णतः आयनित हो जाता है, HNO3 की बात की पूर्णतः आयनित हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि दुर्बल अम्ल, पूर्णतया आयनित जो नहीं होते हैं, जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित जो नहीं होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? दुर्बल अम्ल कहा जाता है। और अवियोजित अवस्था में भी कुछ मात्रा में रहते हैं, जैसे CH3COOH, किसका सूत्र बताया था मैंने अभी? एसिटिक अम्ल जो है, इसके साथ ही दूसरा H2CO3 जो है कार्बोनिक अम्ल है। ये क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं, जिनका पूर्ण अपघटन जो है वो नहीं हो पाता है। ये हमने अम्ल की बात की, अम्ल के उदाहरणों की बात की। अब हम आगे बात करते हैं क्षार की। किसकी बात करते हैं? क्षार के उदाहरणों की बात करते हैं। क्षार के उदाहरणों की बात करते हैं। ठीक है, तो क्षार के उदाहरण सबसे पहले KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम जल के अंदर रखते हैं, तो ये कि पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन जो है उसमें टूट जाता है, अर्थात OH- में टूट रहा है, इसलिए क्षार होगा। इसी प्रकार NaOH जो है वो सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाएगा। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी किस में टूट जाएगा? कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड में, हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाएगा। इसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है अमोनिया और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाता है। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, क्षार होते हैं, क्योंकि ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं। जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH माइनस देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसलिए इन्हें क्षार कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि प्रबल क्षार क्या होते हैं और दुर्बल क्षार क्या होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की बात करते हैं। प्रश्न क्या आता है कि प्रबल अम्ल का उदाहरण दीजिए, तो ये रहे, दुर्बल अम्ल का उदाहरण दीजिए, तो ये रहे। कई बार छंटनी करनी भी आ जाती है। प्रबल क्षार भी ऐसे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो जाता है। पूर्ण आयनन जिनका जलीय विलयन में हो जाता है वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे KOH और NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार दुर्बल क्षार की जो पूर्ण आयनन नहीं होता है, जिनका पूर्ण आयनन नहीं होता है, जैसे NH4OH और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, जिसकी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, इस प्रकार से ये आर्यनियस ने क्षार के उदाहरण बताए। अब बात करते हैं, आर्यनियस ने अम्ल और क्षार की क्रिया करवाने पर H+ और OH आयन परस्पर संयोग कर जल का निर्माण किया। कि भाई अम्ल है, अम्ल के लिए उन्होंने H+ बताया और क्षार के लिए उन्होंने क्या बताया था, OH- बताया। इन दोनों को जब उन्होंने मिलाया, H+ प्लस OH- को मिलाया, तो उन्हें जल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। इस क्रिया को उन्होंने उदासीकरण कहा। उदासीनीकरण कहा। क्या कहा, उदासीनीकरण। जबकि उदासीनीकरण किसे कहते हैं, अम्ल व क्षार की क्रिया से लवण और जल के निर्माण की क्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। इस प्रकार से इन्होंने ये दोनों को मिला के जो है जल प्राप्त भी किया। आर्यनियस की संकल्पना उन अम्लों एवं क्षारों के लिए उपयुक्त थी जिनमें H+ और OH- आयन होते हैं, परंतु इससे हाइड्रोजन विहीन अम्लों तथा हाइड्रोक्सिल विहीन क्षारों की प्रकृति के बारे में स्पष्ट नहीं हो पाया। भाई ये तो चलो जिस अम्ल के अंदर H+ आयन विघटित और उसके बारे में बता दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें H+ आयन होते ही नहीं है, कुछ क्षार ऐसे भी हैं जिनमें OH- होते ही नहीं है, तो उनके लिए जो है अलग से संकल्पना जो है वो दी गई थी, जिसे अम्ल क्षार की ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना कहा गया है। क्या कहा गया, अम्ल क्षार की ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना, जिसकी बात हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे।